Hello everyone, welcome to another episode of Skillful Saturday, an initiative by Bluepin, which is an online learning platform where you can learn your favorite life skill and professional skill in your own learning style and format. Again, welcome to Skillful Saturday, where we used to talk and discuss with experts from different fields and get to know about different skill requirement for our personal and professional growth. And today's expert is Miss Jayashree Nair, who is a music guru, संगीत विशारद है ये, और देश विदेशों में इन्होंने म्यूजिक का परचम लहराया है और ढेर सारे इनको सम्मान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रदान किए गए हैं। तो जयश्री नायर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए और कहीं भी छोड़ के न जाइएगा। जयश्री नायर बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। Hi Jayashree. Hello. I would like to welcome you on behalf of complete team of Bluepin. और आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट है मिस जयश्री नायर, जो कि एक म्यूजिक गुरु है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और इन्होंने देश ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर इन्होंने म्यूजिक का परचम लहराया है और हमारे देश को गौरवान्वित किया है। इनको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। कुछ अवार्ड्स के नाम मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से इनको नेशनल अवार्ड ऑफ दी स्कॉलरशिप इनको दिया गया है। संगीत रत्नाकर सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। कला सरिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। नारी सम्मान मतलब गुरु सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। CIN पायनियर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनका लक्ष्य है कि इंडियन म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और इसकी क्वालिटी में ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करती नहीं है। और आज तक इनके, अगर आप इनके YouTube चैनल की बात करें तो वहां पर इनके हजारों की संख्या में फॉलोअर है और इनके जो शिष्य कह लें या इनके जो स्टूडेंट हैं आज भी इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जयश्री जी आपका ब्लूपिन के स्किलफुल सैटरडे में। थैंक यू सो मच आपका। तो आज के हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जयश्री जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो म्यूजिकल जर्नी है, आपके करियर की जर्नी या आपके जीवन की जो जर्नी है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कैसे आप इस म्यूजिक की फील्ड में यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं साउथ इंडियन फैमिली से आती हूँ। तो साउथ इंडियन फैमिली का एक बात होता है कि थोड़ा सा कल्चर को, या तो डांस हो गया या भरतनाट्यम हो गया या क्लासिकल म्यूजिक हो गया, कर्नाटका म्यूजिक हो गया, इनको थोड़ा सपोर्ट किया जाता था। तो जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस और म्यूजिक दोनों के लिए सीखने के लिए एक क्लास में भेजा। बट जब डांस होता था तो मैं वहां पे सो जाती थी और जब म्यूजिक चलता था तो मैं बस वहां बैठी रहती थी आराम से। तो दे थिंक कि म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहिए। तो 4 साल की उम्र से ही क्लासिकल म्यूजिक सीखने की और सुनने की शुरुआत हुई, जो कि क्लास 10th 11th में आते तक आई नो कि अब मेरे को म्यूजिक ही करना है। मुझे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था और उस टाइम तक मैंने 2-3 नेशनल अवार्ड्स ले लिए थे क्लास 11th में आते तक। तो उस टाइम के बाद फिर था कि म्यूजिक करना है। आफ्टर 12th माय पेरेंट्स वांट कि मैं पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूं और मैं पढ़ाई आगे बढ़ाऊं। इसके लिए उन्होंने मेरे को BBA में एडमिशन भी करवा दिया। म्यूजिक भी चल रहा था साइड बाय साइड, बट एडमिशन करवा दिया। मतलब क्लास कॉलेज तीसरे दिन जाने के बाद चौथे दिन मुझे पता था कि कॉलेज मेरे लिए नहीं, आई कांट डू दिस। तो फिर मैंने पूरा अपना 1 साल पूरा फोकस जो था वो सिर्फ अपनी तैयारी में लगाया। तीसरे दिन के बाद मैं चौथे दिन BBA की क्लास अटेंड नहीं की। इस तरह मैंने 1 साल का रेस्ट लिया। आफ्टर दैट मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हुई
और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद खैरागढ़ के बाहर एक मेरे गुरुजी का गुरुकुल था, जहाँ पे हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर गुरु जी के घर पे ही रह के गाना बजाना सीखते थे। मतलब यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चल ही रहा था, साथ ही गुरु जी के घर पे गुरु जी के घर में रह करके सारा गाना बजाना हम सीखते थे। तो वैसा मैंने वहां पे भी ज्वाइन किया, और बहुत ही अच्छा रहा वहां पे भी गुरु जी के घर में रह के। वहां से मेरी म्यूजिकल जर्नी और अच्छी होती गई, और वहां रहने के 1 साल के अंदर ही नेशनल अवार्ड और भी बहुत सारी अचीवमेंट आती गई, और फिर ऐसे मेरा करियर। एक बहुत अच्छी बात यहाँ से समझ में आई कि जैसे बचपन में आपको पता चल गया, आपके पेरेंट्स को पता चल गया कि भाई इसका आपके उनके बच्चे का जो इंटरेस्ट है, इनके उनके वार्ड का इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ है। और सबसे बड़ा सैल्यूट तो आपके पेरेंट्स को है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाया। नहीं तो अमूमन ये देखा जाता है कि संगीत का नाम जहां लिया जाता है तो वहां पर पेरेंट्स और सोसाइटी कभी भी मानने को तैयार नहीं होती है कि भाई इसमें भी कोई करियर हो सकता है या इसमें भी कोई अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत बहुत बधाई आपके इस सफर के लिए। और एक और अच्छी बात यहाँ पर समझ में आती है कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, और गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत आपने चीजें सीखी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो एक हम आप कॉलेज में भी पढ़ाई कर रही थी और गुरुकुल में भी पढ़ाई कर रही थी, तो इन दोनों पढ़ाई में क्या आपको अंतर समझ में आता है? गुरुकुल की जो पढ़ाई होती है वहां पे अपनापन बहुत होता है, और रियाज का कोई टाइम नहीं होता। मतलब चीजों को सीखने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जाता। मतलब कि आप कितना भी टाइम लगा के सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो, देर से सीख सकते हो, और कंप्लीट सीखते हो। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में एक एकेडमी में एडमिशन लेते हो तो आप कोर्स कंप्लीट करते हो। आपको ये नहीं मालूम होता कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट आपने सीखा है कि नहीं, और आप दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ जाते हो, क्योंकि आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जब आप गाना सीखते हो तो आपको एग्जाम नहीं देना होता, आपको स्टेज करना होता है, लाइफ के लिए तैयार होना पड़ता है। तो उसके लिए आप फिर पूरी चीजों को समझते हो और अच्छे तरह से करने की कोशिश करते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। बहुत खूबसूरती से आपने बताया यहाँ पर कि हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में हम सीखते हैं। और कोई समय नहीं होता है, कोई समय की वहां पर आपको बंधन नहीं होता है कि आपको सिर्फ अभी ही सीखना है या इतने दिनों में ही सीखना है, और एक अच्छा कल्चर आपका वहां पर डेवलप होता है। तो म्यूजिक वैसे तो हम अगर अमन समझे तो हमें म्यूजिक अगर वर्ड हमारे सामने आता है तो एक तो सिंगिंग की बात आती है, और दूसरा जो है वो हम जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो मैं आप चूंकि म्यूजिक गुरु हैं और एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो मैं जानना चाहता हूँ कि म्यूजिक की कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, कौन कौन सी फील्ड है म्यूजिक के एरिया में, उसके बारे में बताइए आप। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। मतलब कि अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो सबसे पहला तो दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। आपको स्टेज मिलता है, आप जब परफॉर्म करते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, बात करना आता है। और सबसे पहली चीज तो कि आप स्टेज करते हैं। सेकंड, जो अभी एक बहुत बड़ी फील्ड आ रही है सामने से, रिकॉर्डिंग की फील्ड है। आप यूट्यूब सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं कि कितने लोग अपने टैलेंट को अपने घर में बैठे ही ब्रॉडकास्ट करके अलग अलग स्टेज पे रख रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जब कुछ नहीं था, स्टेज नहीं थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इतना ज्यादा बूम किया कि आप सीखने से लेकर के सुनाने तक सब काम आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जो कि आपको रेवेन्यू भी देता है, जिसे आप एक करियर ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। सेकंड फील्ड हो गई। थर्ड फील्ड हो गई रिकॉर्डिंग सिखाने की। आप रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, चीजों को, टेक्निकल जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ये थर्ड फील्ड हो जाती है इसमें। फोर्थ फील्ड हो जाती है मेरी फील्ड है, कि आपने जो सीखा है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, वो आप किसी न्यू बिगनर इंसान को देते हैं, ताकि वो इस परंपरा जो है, एक संगीत की परंपरा, इसको आगे बढ़ाए। और इसको वो, जिसको गाना आता है, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, उसको पहले गाना सीखना पड़ेगा। ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे, और ऐसा हमारी फील्ड में माना जाता है कि जिसको इस इंस्ट्रूमेंट से गवाना है, उसको पहले खुद को गाने का सुर अंदाज पता होना चाहिए। तो आप चौथी फील्ड ये ले सकते हैं कि आपको सिखा सकते हैं। पांचवी फील्ड आपकी आती है कि आप वर्कशॉप कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। इसमें सिखाने के साथ साथ आप वर्कशॉप के बाद में इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं स्टेज में। ऐसे ही आजकल बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ पे सिंगिंग चलती है, तो उसको, वो भी एक तरह की फील्ड आती है। और फिर आप देख ही रहे, एक मोटिवेटेड स्पीकर भी आप बन सकते हैं म्यूजिक के बाद में। आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है
कि आप खुद समझने लगते हैं। और सबसे बड़ी फील्ड जो म्यूजिक के लिए हम हमें जिसके ऊपर काम करना है, इससे म्यूजिक से बहुत सारे रोगों का इलाज होता है। आज देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है किसी को, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चे आजकल सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ तक बच्चों का डिप्रेशन लेवल बढ़ गया है। तो उसको क्लियर करने की, क्योंकि आप हर बार मैदान में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है कि हम गेम्स खेलने मैदानों में आजकल बच्चों को देखते नहीं है। तो उस टाइम पे ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी जो इमोशंस है उसको रखें। तो म्यूजिक वो सीखते हैं, और म्यूजिक एक थेरेपी है जिससे हम माइग्रेन और बहुत सारे, माइग्रेन को तो एकदम सटीक इलाज है, और बहुत सारे ऐसे उपचार इसमें मौजूद है। साथ ही पौधों को म्यूजिक सुनाया जाता है, जिनसे उनकी फसल ज्यादा बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाती है। इसके ऊपर रिसर्च की गई है पूरी तरह से, और ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से म्यूजिक को अलग अलग रूप में एज अ करियर ऑप्शन और एज अ बेनिफिशियल ऑप्शन हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एक्सलेंट एक्सलेंट, आपने बहुत सारी फील्ड बताई। इसमें से ये जो आपने मेडिकल वाला जो बताया, आपने हेल्थ बेनिफिट बताया, उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं कि म्यूजिक के थ्रू भी जो है थेरेपीज होती हैं और उससे आपको मेडिकल बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे जी, आप चूंकि वोकल आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जो म्यूजिक है, वोकल में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से टाइप के वोकल म्यूजिक होते हैं, अगर हम एक्चुअली वोकल वोकल सिंगिंग की में बात करें। कैटेगरीज की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है। अलग अलग तरह की कैटेगरीज, और हर दिन एक नई कैटेगरी जन्म भी ले रही है, जिसको आप अच्छा। फ्यूजन कह सकते हो। आप किसी के साथ में कुछ मिला करके रिप्रेजेंट, एक तो प्योर चीज होती है, जैसे प्योर क्लासिकल म्यूजिक हो गया, दैट इज वेरी प्योर। गजल गायकी हो गया, वो बहुत प्योर है। लेकिन आजकल गजल गायकी में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को वेस्टर्नाइज कर देते हैं ताकि वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाए। तो राइट टाइम में क्या होता था ना, कि लोग जो थे बहुत ही ठेठ चीजों को सुनते थे, और बहुत टाइम होता था उनके पास। मतलब अगर वो एक राग सुन रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा वो राग सुन सकते थे। लेकिन ये रील्स का जमाना है, आपको भी पता है। 1 मिनट में लोगों को अच्छी चीजें सुनना है और जल्दी से जाना है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है बहुत। तो हम ऐसी चीजों को, मतलब जो कैटेगरीज है उसकी, ऐसी रखते हैं कि उनके साथ बहुत कुछ फ्यूजन किया जा सके। लेकिन आजकल जो चलन में है बहुत ज्यादा, ये है सूफी गायकी। आपकी मतलब कव्वाल हो गए, सूफी गायकी हो गई, इनको थोड़ा सॉफ्ट वर्जन भी दिया जा सकता है। लाइट म्यूजिक में बहुत कुछ है, लाइक बॉलीवुड हो गया, म्यूजिक वीडियो वगैरह जो होता है, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, होरी, सुगम संगीत, ये सब कुछ एक लाइट म्यूजिक के अंतर में आता है। साथ में क्लासिकल म्यूजिक, और फिर अगर आप ऊपर जाएंगे तो जैज, पॉप, रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड, बहुत सारी म्यूजिक की कैटेगरी। ओ, इसके साथ साथ इतनी अलग अलग सारी लैंग्वेज के कैटेगरीज है, लॉन्ग हाँ। हम्म। बहुत सारी, बहुत सारी। अच्छा, तो जयश्री जी, आप मुझे बताइए कि अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, जैसे मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है और मुझे अगर अपने म्यूजिक की जर्नी को स्टार्ट करना है, मुझे सिंगिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है अगर मुझे, तो एक तो मुझे बताइए कि सही एज कौन सी है वो सीखने की या उसको प्रैक्टिस करने की, और उसमें हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में बताइए। एक बहुत बड़ी बात बहुत ही गुणवान इंसान ने कही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोगों मेरे पास आते हैं यहाँ पे कि उनकी एज हो गई 30, 40 एंड 50, 60 भी। दे आर लाइक कि अब सब कर लिया, अब थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, कुछ तो होगा नहीं, बट कर लेते हैं। और कई अपने बच्चों को लेके आते हैं, मेरा बहुत मन था लेकिन मैं नहीं कर पाया, इनसे करवा दीजिए ना। तो मैं उनको भी कहती हूँ, आप बच्चे के साथ टाइम, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे और सीख भी पाएंगे, क्योंकि आप सीखिए। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों के बीच एक भ्रांति है कि जितनी कम उम्र में आप सीखना शुरू करते हैं उतना आगे आप बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। उस्ताद आमिर खान, आमिर खान अभिनेता नहीं, उस्ताद आमिर खान, जो कि शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही महान गायक थे। उन्होंने 40 की एज थी उनकी, और सारंगी वो बजाते थे। तो दोस्तों ने उनको एक बार स्टेज पे चढ़ा दिया, नहीं नहीं नहीं, गाओ गाओ, आप गा सकते हो, गाओ। जब वो स्टेज पे गाए तो सुर नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था। सुर नहीं लगे, कुछ हुआ नहीं। तो वो बहुत दुखी हो गए, और सबने उनका थोड़ा मजाक भी बना दिया, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने फिर डिसाइड किया अब तो मैं गा के रहूंगा, और वो 4 से 5 साल के लिए फील्ड से थोड़े गायब हो गए। उन्होंने रियाज किया, अपना प्रयास किया, अपनी चीजें सीखी। उसके बाद वो 5 साल बाद जब लौट के आए तो वो उस्ताद आमिर खान।
तो जब वो 40 की उम्र में कर सकते हैं तो आप भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जरूरी है डेडिकेशन और एक सही गाइडलाइन, एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो टाइम टाइम पे आपको मोटिवेट करता रहे, क्योंकि म्यूजिक में आपका जो आर्ट है वो परफॉर्मिंग है, आपको किसी न किसी के सामने परफॉर्म करना होगा। जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसके लिए हेजिटेशन की कोई जगह नहीं है, कि कॉन्फिडेंस ही है जो आपसे सब कुछ करवाएगा। परफेक्ट, आपने बताया कि म्यूजिक की कोई उम्र नहीं है और कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है इसको। तो इस जर्नी की हम शुरुआत कैसे करें? आपने बोला भाई गुरु होना चाहिए, लेकिन अच्छा उससे पहले मेरा एक और प्रश्न है कि पहले हमें ये कब लगने लगे या किसे सिंगर बनना चाहिए? कि सभी लोग जो है बाथरूम सिंगर तो अमूमन हर कोई होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको सिंगिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है तो ऐसे कौन से लोग हैं या हमारे अंदर कौन कौन सी वो स्किल्स होनी चाहिए जब हम इस म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली चीज होती है पेशेंस और सुनने की क्षमता। गुरुओं का ज्ञान है, जिसका कान अच्छा होता है उसका गान आराम से अच्छा होता है। पुराने टाइम में क्या होता था कि आप देखेंगे जो हमारे बड़े लोग हैं, मतलब वो जिन्होंने 50 क्रॉस कर लिया, 60 क्रॉस कर लिया, वो कभी भी गुनगुनाएंगे तो कुछ अच्छा ही लगता है, खराब नहीं लगेगा। इसका रीजन हम्म। था पुराने टाइम में राग आधारित बॉलीवुड संगीत होता था, जो कि जो हम उन्होंने जो सुना उसको कॉपी किया। वो भी राग आधारित होता था, क्लासिकल म्यूजिक उसका आधार होता था। तो कुछ नहीं आया, लेकिन सही कॉपी करने से, सही सुनने से कुछ ना कुछ तो आ गया, हम्म। ये होता था। अभी के टाइम में ये चीज थोड़ी खोती जा रही है, लेकिन कुछ आपके कान में जितनी अच्छाई होगी, आप जितना अच्छा सुन पाएंगे, आप उतना अच्छा गा पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति 6 सेकंड तक अपनी वॉइस को सस्टेन कर सकता है, किसी एक नोट पे, किसी एक जगह पर 6 सेकंड तक वॉइस लगा सकता है, वो गा सकता है। और तीसरी बात, डेडिकेशन, जुझारूपना आपका, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप कर ले जाएंगे। सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं। कोई भी सिंगर बन सकता है, कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है। कहते हैं कि थोड़ा सा आर्ट लेकर के आना पड़ता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास है जो कि ये बताएंगे आपको कि लेके आने से ज्यादा जिन्होंने साधा है, जिन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पाया है। जैसे उस्ताद राशिद खान, उस्ताद आमिर खान, ये सब बहुत बहुत बड़े नाम है जिन्होंने बहुत साधा है अपने आप बिल्कुल। आपने एक बात इसमें बताई कि 6 सेकंड तक कोई अपनी वॉइस को एक को। किसी एक पॉइंट पे साध सकता है तो वो सिंगर बन सकता है। क्या इसका कुछ एग्जाम्पल आप एक परफॉर्म करके बता सकते हैं, ताकि हम्म, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं वो सब एक बार अपने घर पे ही ये प्रैक्टिस कर कर पाए, ताकि वो एक सही डायरेक्शन को ले पाए? जी बिल्कुल। जैसे कि सुर है सा रे ग म पा, मैं कोई एक नोट ले लेती हूँ, जैसे पा, पा। आप काउंट कर सकते हैं, फिंगर काउंट, पा। हो गया 6 मिनट। अच्छा। 6 सेकंड तक अगर कोई ये कर पाए तो वो बिल्कुल कर सकता है। यानी आपकी वॉइस की जो डेंसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और अगर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन आप में एक कहना चाहिए सीखने का एक जुनून है, तो वो किया भी जा सकता है। ये तो शुरुआत है आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आप ऐसा कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम्म। नहीं है तो आप एक सही इंसान के सामने बैठेंगे अगर, तो आप वो भी कर ले सकते हैं। कुछ रियाज होते हैं, कुछ पलटे होते हैं, उससे हो जाता है। हम्म। अच्छा, तो म्यूजिक को सीखना हम कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे बहुत सारी म्यूजिक एकेडमीज होती हैं और बहुत से लोग म्यूजिक क्लासेस भी चलाते हैं, तो हमें म्यूजिक हम्म। सीखना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा वो सबसे बेसिक वो क्या चीज है जिसके जिससे हमको म्यूजिक स्टार्ट करना चाहिए सीखना? सबसे पहले तो आपको कम से कम थोड़े एक दो लोगों के पास में बैठना चाहिए जाके। आप किसी, मतलब कि कई लोगों के मुंह से मैंने ऐसे सुना है कि जो अच्छे गुरु होते हैं, जरूरी नहीं वो अच्छा गाएं, ऐसा कोई कोई कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सबसे पहला जो फॉलो या कॉपी करेगा या किसी को समझेगा, वो अपने गुरु को समझेगा। तो सबसे पहले आप सामने वाले का गाना सुने, उनके बारे में थोड़ी डिटेल जाने कि उन्होंने क्या किया है।
और फिर उनके पास सीखना शुरू कर सकते हैं। पहला तो ये। सेकंड, आजकल अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आप उनको सुन के खुद रियाज करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं कि क्या उसने आपको जो भी आपने पढ़ा या जो भी आपने देखा, क्या उसने आपको सेम रिजल्ट दिया। अगर दिया, अगर उसमें से कुछ परसेंट भी दिया, तो फिर आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल चीजों को थोड़ा सा अवेलेबल करना ज्यादा जरूरी हो गया है। हर जगह बहुत ही अच्छे गुरु मिल जाए और आप बैठ के उनके पास सीखें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप ये चीजें करके भी सीख सकते हैं, यानी प्रयास, एक तरह का कह सकते हैं कि आप प्रयास कर सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सीख क्या रहे हैं और उसके जरिए आपको पहुंचना क्या है। जैसे लोग पूछते हैं कि हम क्लासिकल म्यूजिक क्यों सीखें, हमें तो बॉलीवुड म्यूजिक गाना है, तो क्यों हम क्लासिकल म्यूजिक सीखें। अब आपको गाना है, मुझे रंग दो लाल, दैट इज बॉलीवुड म्यूजिक। बट आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये नोट जो लगे ये कौन से राग में लगे। ये राग तुरीय धनाश्री है। तो ये पुरिया धनाश्री होता क्या है, इसमें इसको क्यों रियाज करना है। अब आपका पुरिया धनाश्री राग एकदम रटा हुआ है, आपने बहुत अच्छे से पुरिया धनाश्री राग किया हुआ है, तो आप मोहे रंग दो लाल मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे आपको उसके सुर समझने में, और आप उसको उतारने में बहुत कम टाइम लगाएंगे और उसको ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके अपने तरह से गा पाएंगे। अगर आपने म्यूजिक नहीं सीखा है तो आप उसी को फॉलो करते रह जाएंगे और वो आपको तुरंत सीखने नहीं आ पाए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ तो उसको मैं बॉलीवुड या लाइट म्यूजिक में किस तरह से यूज करूंगा, और अगर मैं लाइट म्यूजिक सीख रहा हूँ तो किस तरह का मुंह खोलूंगा, किस तरह के प्रोनाउंसिएशन करूंगा, कैसे बोलूंगा कि उसके भाव क्या आएंगे। ये सारी चीजें होती है, वॉइस कल्चर कहते हैं इसे। वो सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। वॉइस कल्चर से हमारी म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत होगी। और क्लासिकल, जैसा आपने भी बताया कि भाई बिना क्लासिकल म्यूजिक सीखे कोई भी एक अच्छा सिंगर या अच्छा गायक नहीं बन सकता है। तो हमारी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो क्लासिकल म्यूजिक से स्टार्ट होती है। अ, अब हम एक और, मैं इस पे एक कॉमन सा जो क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोगों की जो गाने की जो क्षमता होती है, वो कोई हाई पिच पे गा लेता है, कोई लो पिच पे गाता है, और किसी के गाने की स्टाइल कुछ अलग अलग होती है। तो हम्म। उसके लिए हम गुरु का जो चुनाव करते हैं, क्या गुरु का चुनाव भी हम्म। करना इम्पोर्टेंट है, या फिर हमें किसी भी गुरु के पास में जाके सीख लेना चाहिए? किसी भी गुरु के पास में जाके सीखना एक सही बात नहीं होगी। आपको गुरु चुनना पड़ेगा कि आपके कान को और आपकी पर्सनैलिटी को समझने वाला, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला गुरु कौन है। कई बार हम, ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एकेडमिक जो विद्या होती है वो कोर्स के बेस पे होती है। तो कोर्स कर करके खुद अधूरा ज्ञान लेके क्लास पास कर करके कोई गुरु बन गया है, उसे हम्म। उस फील्ड में पूरी नॉलेज नहीं है, और आप क्या करते हैं उनके कोर्स या उनकी डिग्री देख करके कि नहीं एमए पास है तो पक्का कुछ अच्छा गाते होंगे, एमए म्यूजिक किया हुआ है इन्होंने, पक्का कुछ गाते होंगे, ऐसा सोच के आप डिग्री देख के उनके पास चले जाते हैं। लेकिन बाद में आपको वो कंप्लीट, एक तो उनके पास अधूरा ज्ञान है, और वो जो आपको देते हैं तो वो और अधूरा हो जाता है, क्योंकि वो जो समझाएंगे वो और अधूरा हो जाता है। इस तरह आपका पूरा ज्ञान मिल नहीं पाता। तो आप किसी भी गुरु की डिग्री ना देख करके उसकी काबिलियत देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी खुद की वॉइस का टेक्सचर क्या है, क्या वो लो हाई आपको समझा पा रहे हैं। जैसे कि फीमेल और मेल में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। फीमेल का जो स्केल होता है वो अलग होता है, मेल का स्केल अलग होता है। एक फीमेल मेल और फीमेल दोनों को सिखा सकती है। लाइक एक फीमेल जो गुरु है वो दोनों को सिखा सकती है, मेल गुरु भी दोनों को सिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्या वो उन्होंने स्केल चेंज किया, जब वो फीमेल को सिखा रही तो क्या उन्होंने स्केल चेंज करके आपकी वॉइस सुनी, और जब वो मेल को सिखा रही है तो क्या उन्होंने स्केल चेंज किया, और स्केल चेंज करने के बाद क्या वो उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं जो वो आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें होती है देखने की। एक्सेलेंट। ये आपने जो डेप्थ वाली बात बताई है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं और शेयर कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट आपने बताया कि भाई हमें गुरु का जो चुनाव है वो किस तरीके से करना है और कैसे करना है। अब इसी हमारी बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि हम अपने म्यूजिक सेंस की बात करते हैं। तो अपने म्यूजिक सेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको और इंक्रीज कर सकते हैं?
म्यूजिक सेंस वैसे ही होता है जैसे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है? म्यूजिक सेंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जैसे कॉमन सेंस होता है ना कि हम जिन तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम जिन तरह के लोगों को के साथ रहते हैं, हमारा सेंस वैसे ही डेवलप होने लगता है। अगर हम गलत लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमें भी मन करेगा चलो आज चोरी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल होगी। वैसा ही है म्यूजिक सेंस। आपके गुरु कौन है, आपके गुरु आपको किन लोगों के साथ बैठने की, मतलब कौन सा संगीत सुनने की प्रेरणा देते हैं, और उस संगीत को, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी संगीत बुरा है। कई लोग रैप करते हैं, कई लोग गाना गाते हैं, कई लोग वेस्टर्न गाते हैं, कई ईस्टर्न गाते हैं, सारे संगीत अच्छे हैं, बशर्ते आप उनको सही तरह से सुने और उसमें जो अच्छाई है वो पकड़े। नेगेटिविटी पकड़ लिया या तो कुछ गलत कर दिया तो वो तो गलत हो जाएगा। तो म्यूजिक सेंस इज ऑल अबाउट कि आप सुनते क्या है। आपने एक सूफी गाना सुना और उसको आप गजल की तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका म्यूजिक सेंस वहां पे गलत है। आपने सूफी अगर पकड़ा तो आप जब गाएं तो उसमें सूफी की खुशबू रहनी चाहिए। साथ ही आपको ये सेंस होना चाहिए कि आप जो गा रहे हैं उसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहा है, ताल आपकी कौन सी है, आपका सुर कहाँ है, आपकी स्केल कहाँ है। इन सब चीजों की नॉलेज मिलाकर म्यूजिक सेंस बनता है, जो कि अच्छी संगत, अच्छे गुरु और जो आपके सराउंडिंग है, जिनके साथ आप रोज म्यूजिक कर रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, उनसे आता है। और ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। लोगों में सबसे बड़ी बात इसी चीज की होती है कि अगर वो एक बड़े यंगस्टर के स्टेज में है और वहां पे वो गजल गाने लगे, तो ऑब्वियसली ये उनका सेंस सही नहीं होगा, म्यूजिक सेंस, कि गजल सबको पसंद आएगी। लेकिन वहीं पे अगर आपका सेंस ये कहता है कि आज जाने की जिद ना करो, ये एक ठुमरी है, इस तरह के अगर आप गा दें तो वो लोगों को याद है। हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट में ये देखना बहुत जरूरी है कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह आपने का सेंस बहुत डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही प्यारी सी लाइन यहाँ पर बोली कि आज जाने की जिद ना करे। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई इसकी एक लाइन आप जरूर अभी सुनाइए। जी बिल्कुल। हम्म, आ, 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 आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। उम्दा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया। मैं अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो उस परफॉर्मेंस से ही है। अ, हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल के सिंगर हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बिगनर लेवल पे हैं, कुछ एडवांस लेवल पे हैं, कुछ एकदम प्रोफेशनली गाना गा रहे हैं। सबका एक लक्ष्य होता है कि उन्हें किसी स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिले, या उन्हें किसी फिल्म में या किसी एल्बम में उन्हें गाने का मौका मिले। तो इन सभी के लिए मैं एक ओवरऑल चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इनको, इनके लिए डूज और डोंट्स क्या क्या होने चाहिए, इन्हें क्या क्या, इनके डेली लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए मुझे। डेली स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, कितना रियाज करना चाहिए, कितने घंटे रियाज करना चाहिए, खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए इनको, और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे हेलो, में बताएं। यस यस। ये आई थिंक मैं स्टॉप हो गई हूँ क्या? आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। हाँ, आप प्रॉपर आ गया। यस। ओके। तो मैं तो क्वेश्चन सबसे रिपीट कर पहले देता तो हूँ मैं एक बार आपको आपका। ये बताऊंगी, नहीं नहीं नहीं, मैंने सुन लिया था। ठीक है। ओके ओके। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे यस। पहला बात, खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए।
सिंगर अच्छा। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कि क्या मैं गा पाऊंगा, ये इसने मुझे आज कह दिया कि तूने अच्छा नहीं गाया, तुझसे नहीं होगा, कुछ दूसरा फील्ड चुन ले। पहली गलती, किसी और पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा करिए और खुद से रोज के ये उठ के कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, मैं गा पाऊंगा। सेकेंड चीज, किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए। आपका गला बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव। आप देखते हैं वेदर जब चेंज होता है तो लोगों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब वो सर्दी खांसी वेदर का नहीं झेल पाता तो आप अगर शराब, स्मोक, बीड़ी या फिर दुनिया जान की जो भी चीजें होती है, हुक्का, ये फैशन में आ गया है, लेकिन ये गले को इतना ज्यादा हार्म करता है। कोल्ड ड्रिंक, जब एक कोल्ड ड्रिंक किसी चीज की जंग निकाल सकता है, जब मैंने कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि पानी वगैरह में जो जंग लगती है उसको निकालने के लिए कोल्ड ड्रिंक का यूज होता है, तो सोचिए आपके मसल्स जो टिश्यू है गले के, जो स्मॉल वेन्स है, उनके ऊपर वो कितना बुरा असर डालेगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा आपको संन्यास लेना होगा। और ये भी कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म कुछ ना खाएं। फ्रिज का निकला हुआ पानी वगैरह थोड़ा अवॉइड करें। ये आपकी गले की बारीकी को बचाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल भी ना करें। साल में एक बार आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो दैट इज ओके, बट आप हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें ना करें, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है तो इन चीजों का ध्यान रखें। सेकेंडली, आप टाइम से रियाज मत करें। कई लोग होता है ना कि आज मैं 2 घंटा रियाज किया, लेकिन उनसे आप पूछो 2 घंटे में आपने क्या रियाज किया, वो आपको बता नहीं पाएंगे कि 2 घंटे में उन्होंने क्या रियाज किया। उन्होंने रटंत रियाज कर लिया है। हर बंदे का, हर एक ह्यूमन का रियाज अलग अलग है। ये जस्ट खाना बनाने के जैसा है। जब आप कोई अलग अलग डिश पका रहे हो, हम सब ह्यूमंस हैं, हमारा फेस अलग है तो हमारे गले की वेन्स अलग है। हमारे गले की वेन्स को, हमारी बॉडी को अलग अलग प्रेशर की जरूरत है, क्योंकि हम गाना गले से गा रहे हैं, बॉडी से गा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि सबको एक जगह पे दबाने पे एक तरह का साउंड निकलेगा। तो आपको ये जानना जरूर है कि आपको किस चीज की नीड है। अगर मैंने बिगनर्स की बात की, वो शुरू में जो कर रहे हैं, उनको बार बार अपना गाना रिकॉर्ड करके सुनना है। क्या उनके गुरु ने बताया था सेम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो जिस टाइम आप रियाज पे बैठे उसी टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। गलत रियाज से बचिए। अगर आपका रियाज का फ्रेज डन हो गया, आपको समझ में आने लगा कि आपने सही किया, सेकंड फ्रेज में आप चले गए कि अब आपको म्यूजिक समझ में आ रहा है, आपका रियाज का फ्रेज समझ में आ रहा है कि मेरा एक रियाज ये वाला कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को ये सॉन्ग करना है। सॉन्ग करते टाइम में अगर आपका स्केल चेंज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे से गलती क्या हो रही है, तुरंत आप कांटेक्ट कीजिए अपने गुरु से और उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्लियर कर दीजिए। तो ये भी सेम है कि आप गलत रियाज से बचिए और अपना प्रीवियस रियाज मत छोड़िए। फिर थर्ड, अगर आप मास्टर फ्रेज में आ चुके हैं कि आपको अब म्यूजिक समझ में भी आता है, आप म्यूजिक बनाने लगे हैं, आप स्टेज भी कर लेते हैं, आपको बात करना भी आता है और सारी चीजें आपको समझ में आती है, हर एक नोट का नाम समझ में आता है, कोई भी राग गाने पे वो राग समझ में आता है, थर्ड फ्रेज में आप आ चुके हैं, तो आप ये सोचिए कि उस राग को डायलूट करके आप क्या क्या और नया क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप क्रिएशन मोड में आ जाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग ह्यूमन को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। भेड़ चाल में गाना कभी नहीं होता। सब एक साथ बैठ करके गा रहे हैं तो वो कभी गाना नहीं होगा। सबको अलग अलग, एक साथ आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है कि आपका सही नहीं हुआ तो आप पूछिए। और पूछने पे ही होगा, क्योंकि अगर कोई आपको सिखा रहा है ग्रुप में बैठ के और आपने उनसे पूछा नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और क्या खाएं क्या ना खाएं, ये ह्यूमन ह्यूमन बॉडी की जैसे होता है। मतलब अगर आप जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मुझे नट्स से प्रॉब्लम है, मैं नट्स खाती हूँ तो मुझे छाले जैसा फील होता है मुंह पे। तो वैसे ही है कि आपको अपनी बॉडी को समझना होगा कि अगर आप बाहर से आके पानी पी लिए ठंडा तो आपको प्रॉब्लम गले में हो सकती है, लेकिन आपने पिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई, मैंने पिया शायद मुझे ना हो। तो इन चीजों को समझना होगा कि हमें किस चीज से तकलीफ हो रही है, हमारा हमारा गला जो है वो किस चीज से खराब हो रही है, उन चीजों से बचने की जरूरत है। बाकी बहुत परहेज करके आप सोचें कि रियाज करके और बहुत परहेज करके आप कुछ बन जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, रोज का टारगेट निर्धारित करें। समय नहीं, टारगेट निर्धारित करें कि आज मुझे ये वाला पलटा कंप्लीट करना है, ये वाला रियाज मुझे आज ये चीज को अचीव करना है। अब उसमें 2 मिनट लगे, 2 घंटे लगे या 2 दिन लगे, इट्स जस्ट अबाउट यू कि क्या कैसे होगा ये। बिल्कुल, आपने बहुत ही क्लियर वे में इस चीज को बताया।
तो खाने में हमें जैसे अपने गले को अच्छा करना है, अगर जैसे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम रोज एक्सरसाइज हम्म। करते हैं, हम रोज जॉगिंग करते हैं, रोज हम पानी पीते हैं, तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे गले के लिए बिल्कुल अमृत के समान है, या उसको हमें रेगुलर, उसको एक अच्छे सिंगर को रोज लेना चाहिए, ऐसी वो कौन कौन सी तो चीजें हैं? आप सुबह उठें तो सबसे पहले तो आप खरज रियाज रोज करें, पहली चीज। रियाज भी तो जरूरी है। सो और हम्म। खरज रियाज करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा गला ज्यादा गीला ना हो, मतलब हमने पानी वगैरह नहीं पिया हो। एक जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो साथ में तानपुरा रख के, या फिर आजकल फोन में ऐप भी आता है, आप फोन भी यूज कर सकते हैं। फोन में ऐप भी है, तानपुरे का एक छोटा सा ऐप होता है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उठें, वो तानपुरा का ऐप लगाएं। और गीला गला नहीं करने का मतलब होता है आप ब्रश ना किए हो, आपने मुंह में पानी ना डाला हो, क्योंकि ये जो मसल्स हैं आपके टिश्यू मसल्स हैं। सोचिए अगर आपको कोई सुबह सुबह पानी मार के उठाए तो आपको गुस्सा आएगा ना। जो प्रोसेस होना चाहिए बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, प्रोसेस जो है बहुत ही प्यारा प्रोसेस होना चाहिए, लॉजिकल, कि आप सुबह उठे, आपने तानपुरा अपना लगाया, 2 मिनट आप तानपुरा सुन रहे हैं कि ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। और इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, ये ज्यादा टाइम का प्रोसेस नहीं है। बिगनर्स हो तो 5 से 10, फिर जब आप खुद अचीव करने लगते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपनी टाइमिंग कहाँ तक बढ़ानी है। तो आप बस उठे और फिर आपने अपना तानपुरा लगाया, 2 मिनट तानपुरा सुने, उसके बाद जस्ट सिंपल आप हमिंग शुरू करें। इस तरह का साउंड होता है। हमिंग के बाद आप ओम करते हैं, फिर धीरे धीरे आप नीचे के सुरों को प्रैक्टिस करते हैं। तब तक करते हैं जब तक गला थोड़ा सा स्ट्रेच होके खुलने जैसा ना लगे। फिर हो गया आपका, वापस से सामने आइए, हमिंग करिए, और फिर ऑफ करके तानपुरा साइड में रख दीजिए। फिर आप ब्रश वश कीजिए, फ्रेश हो जाइए सब करके, फिर आप दोबारा आइए और फिर से तानपुरा लगा के एक बार खरच फिर से करिए। और अपने मिडिल जो आपके नोट्स हैं, मध्य लय है, उसको मिडिल नोट्स को करिए। इसमें भी मिडिल नोट्स को करने में ये देखना है कि प से ऊपर, प के सुर के ऊपर आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, गले में कोई खिंचाव तो नहीं महसूस हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो प के नीचे ही रियाज करिए। एक्चुअल में सिंगिंग का भी एक पैटर्न होता है कि सुबह हमारा जो गला रहता है वो थोड़े डाउन स्केल में रहता है, दोपहर चढ़ते तक हमारा जो गला है वो थोड़े मिडिल स्केल में अच्छे से आ जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर में सोने की आदि तो शाम को फिर गला नीचे हो जाएगा। सोने से जो हमारे टिश्यूज हैं वो थोड़े काम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोए नहीं है, शाम को आपकी परफॉर्मेंस है, तो शाम का आपका जो गला रहेगा वो बहुत ही हाई रेंज में बोलेगा। सो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खाने में थोड़ा खटाई वगैरह बिगनर्स थोड़ा कम खाएं तो अच्छा रहेगा। खट्टा ज्यादा, इमली इमली की जैसी चीजें होती हैं, कलर फूड होते हैं, वो सब चीजें ना खाएं तो बेहतर है। साथ ही परफेक्ट। हाँ, आपने पूछा था ना कि क्या रेगुलर यूज करना चाहिए। तो आप जब सुबह का रियाज कर रहे हैं उसके बाद आप एक तरह की लाल चाय, या पानी में, चाय नहीं कह सकते उसको, काढ़ा। समथिंग काढ़ा टाइप की चीज जो कि आपके गले की खराश को, आपके गले को साफ रखता है। वैसे ही जैसे आप घर साफ करते हैं, कुछ तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, सिर्फ इतना ही आप कूट के, हल्का अदरक, अगर अदरक और लौंग से आपको गर्मी नहीं होती हो तो, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत लोगों को छाले आ जाएंगे, तो अभी ये ना करें। अगर आपकी बॉडी हीट सह सकती है तो लौंग अदरक यूज करें, अगर नहीं सह सकती तो सिर्फ काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को एक उबाल आने तक उबालें, उसमें हनी डाल करके पी लें। ये बहुत सपोर्टिव है और बहुत कॉमन है, काफी लोग को सूट करेगा। परफेक्ट। अब इसी चीज को हमने समझा कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपने रियाज के भी बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए कि अच्छा लोग, आप तो इतने सारे लोगों को आपने संगीत सिखाया है, आपने वो कौन कौन सी मिस्टेक्स देखी है अमन, कुछ अच्छे कलाकारों में भी आपने देखी है, और शुरू में तो वो मिस्टेक करते हैं कि भाई उन्हें गाना है या कहीं परफॉर्म करना है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वो चीजें पता चलती है कि वो अब गाने के लायक नहीं रही, या उनकी आवाज में अब वो बात नहीं रही। तो ये ऐसी कौन सी जो गलतियां हैं जो अमन जो है वो जो सिंगर या बडिंग सिंगर जो है वो करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। सुबह उठते ही चीखने लगना, फिर ये रिलेटेड वाली पॉइंट आ गई कि अगर आप सुबह खरज रियाज कर रहे हैं, अपने गले को प्यार से जगा रहे हैं, आप सोचिए आपको कोई उठा के चिल्लाने को कहे जोर से कैसा लगेगा। तो लोग क्या करते हैं, सुबह खरज रियाज करें, उसके बाद ऊपर का रियाज भी शुरू कर देते हैं, चीखने लगते हैं।
और उनको ये आपको एक तरीका बताती हूँ मैं कि अगर आपको गले में थोड़ा रैशेज या गुदगुदी काइंड ऑफ खांसी ऐसा आपको लगने लगे कि अब आप बोलेंगे तो खांसी आएगी, टाइम है संभल जाने का, बिल्कुल चुप हो जाने का। मतलब वो गले में कहना चाहिए एक तरह का खरोच कह सकते हैं उसको। बहुत ज्यादा चीखने से, व्यास करने से खरोच जैसी चीज हो गई है, तो आप उस टाइम शांत हो जाए। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें चुप होना है। इससे इससे हमारा रियाज बहुत अच्छा हो जाएगा। और कभी भी अपने गले को तकलीफ दे करके गाना नहीं गाना चाहिए। कई लोग का होता है कि अब मैम ने कहा है कि आज हमें ये वाला पलटा कंप्लीट करना है, तो वो किसी भी हाल में भिड़ जाते हैं, कंप्लीट करना है, टारगेट दिया कंप्लीट करने के चक्कर में वो लगातार 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 घिसे जा रहे हैं। आप सोचिए अगर आपसे जिम में आपको कहा जाए कि आप एक दिन में ही 1000 पुशअप्स मारिए, इज दैट पॉसिबल? आपकी बॉडी टूट जाएगी पूरी तरह से। 1000 100 पुशअप में टूट जाएगी। तो जरूरी है अपनी लिमिट डिसाइड करना, वो बॉडी का एक पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप निकाल के रिपेयर करा लेंगे। तो इसलिए उतना ही तकलीफ लें जितना आप ले सकते हैं। नो पेन नो गेन इज द ट्रू वर्ड। लेकिन पेन कहाँ तक? वहीं तक जहां से गेन हो, उसके बाद लॉस हो जाए वैसा वाला काम ना करें। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं कि एकदम हाई रेंज में चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा चीख चीख करके गा रहे हैं। सेकंड गलती करते हैं कि बोलते हैं अरे हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी है। बहुत डाउन में शुरू हो जाते हैं तो वो गला क्रैक करने लगता है, दो दो साउंड आने लगता है। तो ये सारी गलतियां ना करें। थर्ड जो होती है प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बड़ी गलती किसी सिंगर की मेरी नजर में, क्योंकि आप जब कोई भी गाना सुनते हैं तो सबसे पहले आप लिरिक्स सुनते हैं कि शब्द किसने, किसने शाम को शाम कहा, तो आपका मन वहां से आधा, एक श्रोता का मन खत्म हो जाता है कि उसके आगे क्या सुने। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा फोकस और साहित्य के ऊपर भी थोड़ी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो ये गलतियां ना करके नहीं करे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अच्छे सिंगर को अपना जो कॉन्फिडेंस है, कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब वो स्टेज पे चढ़ता है, जब उसे एक्चुअल में परफॉर्म करना है, बहुत सारी पब्लिक उसके सामने है, और उसका वहां पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसका कहीं ना कहीं वो असर जो है उसकी परफॉर्मेंस में पड़ता है। तो अपना वो जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, खासकर परफॉर्मेंस के टाइम पे, तो आप कौन कौन सी वो ट्रिक्स या टेक्निक्स आप यूज करती हैं, वो सीक्रेट आप जरा सा हमें बताइए। देखिए, सिंगिंग दो तरह की होती है। एक जो हम सीखते हैं इज जस्ट लाइक जिम, कि हमने अपनी बॉडी को तैयार किया। हम जिम वेयर पहन के कभी भी पार्टी में नहीं जाते। तो हमने जो रियाज किया, वो सीखा, वो हमारा जिम है। वो हमने अपने आप को तैयार किया। अब हम जब परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, पहली चीज खुद को काम रखना है, और जो हमने किया हुआ है उसको जबरदस्ती का बार बार रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, वो है, हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग रखनी है। सेकेंड चीज, स्टेज पर जाकर के पॉजिटिव नहीं होना, इधर उधर नहीं देखना है। मेरा एक फंडा रहता है कि मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को देखती हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर वो थोड़ी यंग जनरेशन की और मैं उनको गजल सुनाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। और अगर वो मिडिल जनरेशन की है, उनके लिए मैं अगर रैप कर दूं या वेस्टर्न, बहुत वेस्टर्न सॉन्ग गाने लगूं, तो वो उनको बुरा लगेगा। तो मैं ये देख लेती हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तीसरा, मैं एक काम करती हूँ हमेशा कि किसी एक को फोकस करती हूँ जो सबसे ज्यादा एंजॉय करे और जिसको देख के मुझ में रिफ्लेक्शन अच्छा है। क्योंकि आप जब अपने काम की तारीफ होते देखते हैं सामने, तो आपके ऊपर एक और कॉन्फिडेंस आता है, चलो इसको ये पसंद आ रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा करके सुनाते हैं, इसको ये भी पसंद आएगा। तो मैं किसी एक इंजॉयमेंट करने वाले इंसान को हमेशा पकड़ लेती हूँ और उसके रिफ्लेक्शन से गाती हूँ। और फोर्थ चीज जो होती है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ऑडियंस बनाता है। अपने हिसाब से आप ऑडियंस को कन्वर्ट करें। आप स्टेज पर बातें करें, आप उनसे उनके बीच में चले जाएं माइक लेकर के, या किसी भी तरह से ऑडियंस को कनेक्ट करें। इससे आपका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और सीखने की बात है कि आप यहाँ पे जो सीखेंगे इज जस्ट लाइक जिम, और स्टेज की कुछ सीखने की बात होती है। आप जब पहली बार जाएंगे तो आपका बिहेवियंस अलग रहेगा, सेकंड बार में आपको पता होगा कि क्या नहीं करना है, थर्ड बार में और पता होगा कि इम्प्रूव कैसे करना है, फोर्थ बार में आपको पता होगा कि अब और क्या क्या नया कर सकते हैं। इसलिए आप हर बार इम्प्रूव करते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने म्यूजिक को और अपने स्टेज को बहुत अच्छा बना सकते परफेक्ट। तो आज के इस स्किलफुल सैटरडे में हमने बहुत सारी
बातें यहाँ पर समझी कि म्यूजिक एज ए करियर कैसे हो सकता है, म्यूजिक जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, किस एज में कर सकते हैं, कैसे कैसे रियाज करना चाहिए, और हमारा डे और नाइट का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, हमें कितना रियाज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में अल्टीमेटली जो परफॉर्म करते हैं स्टेज में जाके उसके भी बहुत इन डेप्थ वाली चीजें जयश्री ने आज हमें बताई यहाँ पर। अब हम बिल्कुल स्किलफुल सैटरडे के बिल्कुल एंडिंग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले कि ये कंप्लीट हो, मैं एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर जानना और समझना चाहता हूँ। आपने शुरुआत में ही बताया था कि म्यूजिक एज ए मेडिकल थेरेपी आज की डेट में यूज हो रही है, और इससे हमारे जो रोग है उसमें तो बेनिफिट मिलता है, साथ ही हमारी पर्सनालिटी भी काफी कुछ निखर जाती है। तो इन दोनों में मतलब हमारे हेल्थ में और हमारी पर्सनालिटी में इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट और कैसे पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। म्यूजिक एक साउंड फ्रिक्वेंसी है। हम अलग अलग तरह का, आपके साथ होता होगा कभी आप कहीं खड़े हो और ट्रेन गुजरे अचानक से, तो आपका मन करता होगा अरे यार जल्दी जा। उस साउंड ने आपके ऊपर इफेक्ट डाला। कहीं पे बहुत अच्छी बातें हो रही होंगी, आपका मन करता होगा थोड़ी देर और बैठ जाए। कहीं बहुत बुरी बातें चल रही होगी तो आपका दिमाग खराब हो जाता होगा और आपके मूड पे, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता होगा। ये इफेक्ट अगर बुरा, नेगेटिव इफेक्ट बुरी बातों को, बुरे साउंड को सुन करके रहे आपकी बॉडी में, तो यही आपका आगे चल के डिप्रेशन, माइग्रेन, इस तरह की चीजों का रूप ले लेता है। और आगे बढ़े तो फिर शारीरिक अलग अलग हार्मोन्स को बदलने लगती है, जो कि पीसीओडी, इस तरह की चीजों को, अनिद्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब कि इतना अच्छा सेशन जा रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बीमारियों के बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन बड़ी बीमारियां भी है इसमें। मैं छोटी बीमारियों को लेकर के अभी चलूंगी। तो आप उनको, जैसे कि एक रिवर्स टेक्नोलॉजी होती है, आपने अगर गलत चीजें सुनी है तो कुछ आप अच्छी चीजें सुन करके, कहते हैं ना वो पाप पुण्य वाला, ये होता है या ये नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि आपके, अगर आपने एक पाप किया तो आपके जो 100 पुण्यों का कर्म था वो चला गया। इस तरह की बातें हमने सुनी हुई है पहले भी। तो ये वैसा ही है कि अगर आप गलत साउंड सुन के, गलत चीजों को सोच के, नकारात्मक चीजों को दिमाग में ले रहे हैं, तो आपको बीमारी का घर बना देगी। तो उसी तरह से आप म्यूजिक को, अगर म्यूजिक की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। जैसे कि आप राग यमन सुन रहे हैं, राग यमन एक बहुत ही खूबसूरत राग है। अगर आप यमन सुन रहे हैं तो आपका डिप्रेशन का लेवल कम होता है उस साउंड फ्रिक्वेंसी को सुनने से। और अगर आप उसको गा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले तो आपने सुना, अपना साउंड उसको कम किया, फिर अगर आप उसको गाने लगे तो आपने एक पॉजिटिव एनर्जी भी डालेगा। पॉजिटिव एनर्जी के डालने के साथ अगर आपने राग यमन सीखा तो आप उसमें क्रिएशंस करने के लिए जाएंगे। जब आप क्रिएशंस करेंगे तो आपके माइंड के अच्छे अच्छे जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करेगा, जो आपको गुड फील कराएंगे। इस तरह से अच्छे म्यूजिक को सुनने से इस तरह रोगों का उपचार होता है। इनका थोड़ा प्रोसेस होता है, चीजें होती है, सामने बैठना होता है, काउंसलिंग होती है। पहला सेशन जो होता है वो काउंसलिंग का होता है, ताकि आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो बीमारी का कारण है, उसको फील कर पाए, फिर ये जान पाए कि किस तरह के साउंड से इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, बहुत लंबा थोड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर किसी को दवाइयों से बहुत परहेज है और किसी को सच में कुछ पॉजिटिव चीजों की जरूरत है अपनी जिंदगी में, तो उनको म्यूजिक जरूर करना चाहिए। परफेक्ट। तो म्यूजिक हमारे हमारे हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और मददगार हो सकता है, जिसकी छोटी सी ग्लिम्स अभी आज की जो एक्सपर्ट है जयश्री नायर ने आज हमको बताया यहाँ पर। तो आज के इस सेशन में आप यहाँ पर आई, आपने अपना समय दिया, उसके लिए ब्लूप्रिंट की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और सभी ऑडियंस से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ब्लूप्रिंट के पेज को जरूर फॉलो करें। और बहुत जल्दी जिस एक्सपर्ट को आज अभी हमने एक जो झलक हमने देखी स्किलफुल सैटरडे में जयश्री नायर की, कि इनके नॉलेज की, इनके स्किल की, बहुत जल्दी इनके सेशंस ब्लूप्रिंट के प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ट्यून रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच आज इस स्किलफुल सैटरडे में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।